केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ एक्ट में जो बदलाव होने हैं संशोधन बिल वो पेश किया और उसके बाद से ही लोकसभा में भयंकर विवाद शुरू हो गया। तो आज आपको हम समझाएंगे कि ये वक्फ एक्ट क्या है, इसमें क्या बदलाव होने जा रहे हैं, इसका क्या असर होगा, वक्फ बोर्ड का इतिहास क्या है, किस तरह की संपत्तियां उनके पास हैं और इसको लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है संसद से लेकर सड़क तक, सब पर विस्तार से बात करेंगे। और विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी और पीयूष पांडे जी। दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। शुरुआत पीयूष जी मैं आपसे करता हूं, थोड़ा हमको समझाइए जो आज बिल पेश हुआ है, किरण रिजिजू ने जो बिल पेश किया है वक्फ एक्ट में संशोधन बिल, इसमें क्या संशोधन होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, थोड़ा इतिहास समझाते हुए, वक्फ बोर्ड के बारे में बताते हुए समझाइए हो क्या रहा है। सौरभ देखिए, जो पहला एक्ट आया था 1955 में आया था, उसके बाद अब इसमें संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। जो वक्फ बोर्ड होता है वो सारी चीज़ों पर गौर करता है। सभी स्टेट्स में एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड होता है, बाकी स्टेट में वक्फ बोर्ड होते हैं। और जो मैं ये कहूँ कि अगर कोई इसमें विवाद की स्थिति आती है तो उसका निपटारा अभी तक ट्राइब्यूनल करता था। और इसके अलावा जो पहचानी हुई वक्फ की संपत्तियां हैं उनमें कोई विवाद नहीं था, यानी कि जो वक्फ के पास पहले से हैं। और मान लीजिए कि कहीं वक्फ की ओर से दावा किया जाता है कि ये संपत्ति हमारी है, तो ऐसी स्थिति में मामला ट्राइब्यूनल के पास पहुंचता था और ट्राइब्यूनल उस पर निपटारा करता था। अब इसमें बदलाव ये किया गया है कि जो वक्फ बोर्ड में सदस्य होंगे उनमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, यानी कि जो सीईओ होगा वो गैर मुस्लिम होगा। इसके अलावा अन्य जो सदस्य होंगे वो भी गैर मुस्लिम होंगे, जो दूसरा सदस्य होगा। और इसके अलावा जो कलेक्टर की जो पावर है, यानी कि डीएम की जो पावर है, चूंकि अंग्रेजों के समय में कलेक्टर एक विशेष पद हुआ करता था जो राजस्व भूमि से संबंधित हुआ करता था, और मौजूदा समय ये जो कलेक्टर का पावर है डीएम के पास आमतौर पर रहता है। कहीं कहीं पर डीएम किसी एसडीएम को भी ये पावर दे देते हैं ताकि कोई परेशानी सामने ना आए। तो ऐसी स्थिति में अब ये पावर कलेक्टर के पास इसमें ज़्यादा है कि कलेक्टर ये वक्फ जो भूमि है उसको चिन्हित करेगा, और जो विवाद की स्थिति है उसमें भी उसका बड़ा रोल है, और ट्राइब्यूनल का रोल एक तरह से इसमें समाप्ति की ओर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ तो जो वक्फ बोर्ड है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सीधे तौर पर, और दूसरी तरफ जो अधिकार है वो एक ट्राइब्यूनल के पास ना होकर के एक अधिकारी के पास होगा। और जो अधिकारी होते हैं आमतौर पर ये देखा जाता है कि जिस तरह जैसी सरकार होगी उसकी तरह से एक्ट करेंगे वो। इसके अलावा 1955 का जो एक्ट है उसे लिमिटेशन एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया था। लिमिटेशन एक्ट का मतलब जब जमींदारी हुआ करती थी उसके बाद लिमिटेशन एक्ट लाया गया और ये तय किया गया कि एक व्यक्ति के नाम पर जो संपत्ति है, किसानी खेती की जो संपत्ति है वो कितनी हो सकती है, और उसके बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें तय की गई। लेकिन वक्फ एक्ट को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। अगर अब इसको इस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जा रहा है, यानी कि लिमिटेशन एक्ट के दायरे में अब वक्फ की जो संपत्तियां होंगी वो आएंगी। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति ने किसी वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है और वो कब्जे का समय 12 साल से ज्यादा का हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है। तो ये स्थितियां हैं। और इसके अलावा केंद्रीय जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें सांसद जो होंगे वो गैर मुस्लिम भी रह सकते हैं और मुस्लिम भी होंगे, पर गैर मुस्लिमों को इजाज़त दे दी गई है। तो इस तरह के ये एक्ट में फेरबदल किया गया है, और सरकार का ये कहना है कि व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि ये एक तरह से परेशानी खड़ी की जा रही है जानबूझ करके, और जो संपत्तियां हैं उन पर सरकार अपनी निगाह लगाए हुए है ताकि वो इसका फायदा उठा सके। क्योंकि वक्फ के पास अगर कोई संपत्ति रहती है तो जाहिर सी बात है उसको सामाजिक कल्याण के उसमें लगाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें विरोधाभास क्यों है, और
कितना बदलाव इसमें किया जा रहा है। सीधे तौर पर इसमें इंटरवेंशन आ रहा है, जो वो गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल किया जाना और अधिकारियों को ज्यादा शक्ति दिया जाना इस मामले में, और ट्राइब्यूनल का रोल एक तरह से खत्म किया जाना। तो ये सारी स्थितियां हैं जिसकी वजह से विरोधाभास शुरू हुआ है। जी सौरभ। बिल्कुल, विरोधाभास की जब बात हो रही है तो जो लोकसभा में विरोध हुआ है उसकी भी एक झलक आपको दिखा देते हैं। कैसे अखिलेश यादव जब इस बिल का विरोध कर रहे थे तो सामने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए। पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद जो विरोध हो रहा है और वक्फ बोर्ड के बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले ये देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट। तो आपने देखा कैसे अखिलेश यादव वक्फ एक्ट में जो बदलाव हो रहे हैं उसके जरिए तंज कस रहे थे स्पीकर ओम बिरला पर, और उसके जवाब में गृह मंत्री खड़े उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा अधिकार छीनने की बात की। जो अधिकार की छीनने की बात है यही इसमें कीवर्ड है, और यही वक्फ एक्ट को लेकर भी कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। इसीलिए तमाम विपक्षी दलों की तरफ से इसका विरोध आज जताया गया। थोड़ा सा जो ट्रिब्यूनल के बारे में बता रहे थे पीयूष जी, कि ट्रिब्यूनल के पास जो असीमित शक्तियां थीं कि कोई भी संपत्ति है उस पर अगर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया तो जिसकी वो संपत्ति है वो साबित करता था, और इस तरह के सारे मामले वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ही जाते थे और वहीं सॉल्व होते थे। इसमें और जो हायर कोर्ट्स होते हैं उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। तो अब इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं जहाँ ट्रिब्यूनल को पावर कम की जा रही है और कलेक्टर के हाथ में या और ऊपरी जो कोर्ट्स हैं उनके हाथ में चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ा सा ये जो वक्फ संपत्तियां होती, थोड़ा मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को जो नहीं जानते हैं उनको आप थोड़ा सा बता दें कि ये संपत्तियां होती क्या हैं आखिर। देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी बात है कि जो वक्फ है, ये वक्फ जो बना है ख़ास तौर से इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं अपनी प्रॉपर्टियां दान करते हैं, और वो इसलिए दान को उसको दो वक्फ में दो चीज़ें हैं। एक वक्फ जो है हलाल खैर है, एक वक्फ हलाल औलाद है। यानी कि एक जो है, मान लिया कि मैं अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है खैर के तहत वक्फ करता हूँ तो वो समाज के विकास के लिए, मतलब ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उसके जो तमाम चीज़ें हैं उसके विकास के लिए खर्च होंगे या उनकी ज़रूरतों के लिए उससे जो आमदनी होगी प्रॉपर्टी से, उसके जो आमदनी से उनको दिया जाएगा। दूसरी तरफ है कि बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं, मान लिया कि हमारा कोई मुस्लिम है, उसका लगता है कि हमारा बच्चा है या बेटा है या नहीं है, वो अपनी या अपने परिवार में किसी को कर दिया हलाल औलाद की तरह, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, मगर वो प्रॉपर्टी को कभी बेच नहीं सकता। यानी कि मैं अगर अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी जो है वक्फ के तहत और हलाल जो है औलाद की तहत अगर हम उसको वक्फ कर दे रहे हैं तो वो बेच नहीं सकता, लेकिन रह सकता है, उसके देख रख सकता है। तो इसी तरह से जो ख़ास तौर से वक्फ की जो बातें हो रही हैं उसमें बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो खैर के लिए है। वो होती है कि मुसलमानों के जो विकास हैं उनके लिए, और उनके लिए जो है खर्च होगी उसकी आमदनी, और उसके लिए सरकार जो है सिर्फ कस्टोडियन होगी, उसकी संरक्षक होगी, वो उसकी मालिक नहीं हो सकती। वक्फ की प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति ने अगर वक्फ कर दिया है, अगर वो भी चाहे दोबारा तो वो उसको न वापस ले सकता है और ना ही उसको बेचने का उसको अधिकार है। उसकी जिम्मेदारी एक वक्फ बोर्ड को है। वक्फ बोर्ड का काम क्या है? उसकी निगरानी करना, उसकी देख रेख करना। अब बात आती है कि ऐसा क्या है। देखिए, ख़ास तौर से आज़ादी से पहले जो ये वक्फ का प्रावधान आ चुका था वो लगातार रहा है, और आप देखेंगे जो इस देश में वक्फ की संपत्तियां हैं उसका करीब 70 से 80% जो वक्फ संपत्ति है वो आज़ादी से 1947 से पहले की है। जो लोगों ने ख़ास तौर से दान की थी वो है 20% जो हैं वो बात की हैं, उसमें तमाम मस्जिदों के लिए हैं, इमाम बाड़ों के लिए हैं, या कब्रिस्तानों के लिए कुछ ज़मीनें की गई हैं, कुछ जगह मदरसों के लिए की गई हैं। तो लेकिन ज़्यादातर जो सार्वजनिक संपत्तियों के तौर पे है वो आज़ादी से पहले की हैं।
अब यह है कि बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो जिसका जो है वक्फ बोर्ड जो है एक मुतवल्ली नियुक्त कर देता है और वो मुतवल्ली का काम होता है उसको देख रेख करना, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी पे अलग अलग इलाके से किया जाता है। लेकिन उसमें ये होता है कि अक्सर जो देखभाल नहीं होती उसमें बहुत सारे अवैध कब्जे हो जाते हैं और उसके पीछे ऐसा नहीं है, वक्फ बोर्ड के लोगों की भी मिली भगत होती है, उस बाकायदा उस मिली भगत के तहत होता है और इसके वजह से आप देखेंगे कि जब ख़ास तौर से 2013 में जब संशोधन हुआ और उस वक्त करके तमाम जो शक्तियां दी गई वक्फ को, उसी के तहत जो अभी पीयूष भाई बता रहे थे कि जो ट्रिब्यूनल वाला जो कॉन्सेप्ट लाया गया और उसको अजीम शक्तियां दी गई वो उसी की तरफ लाया गया। लेकिन ये वक्फ बोर्ड को भी दी गई है। ट्रिब्यूनल में तो केवल केस की सुनवाई होती है, वो बाकायदा प्रोसेस चलता है, उसके लिए बाकायदा एक ट्रिब्यूनल मतलब एक पर्सनल उसका कोर्ट जो है डिसाइड हो गया है, उसकी अदालत में वो ट्रिब्यूनल में चलता है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये हमारी संपत्ति है, उसके प्रमाण है, तो उस पर दावा कर देता है। लेकिन ये होता है कि उसका प्रूफ देना कि हमारी ये संपत्ति वक्फ की है या नहीं है, जो संपत्ति का मालिक है ये उसको प्रूफ करना पड़ता था अभी तक। तो ये एक बड़ा और अभी इसका सत्यापन जो है मतलब अब किसी भी संपत्ति का अगर वक्फ बोर्ड ये साबित का है तो उसका पहले सत्यापन होगा, सत्यापन के बाद वो सत्यापन करने की जिम्मेदारी डीएम की होगी और इस तरह तब होगा। इसी बात को लेकर जो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से है, यही मैं विरोध पीयूष जी ने बताया भी, हाँ, जो विरोध है उनको ये है कि जो गैर मुस्लिम है उनको शामिल करना और जो उनको लगता है शक्तियां सीमित की जा रही हैं। हाँ, अब ये है मैं हाँ ये बता रहा हूँ। देखिए विरोध क्या है, उनको क्या लग रहा है कि जो सरकार है, सरकार की मंशा को लेकर सवाल है। दूसरी बात यह कि जो मोदी सरकार है वो मुसलमानों के मामलात में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है, उसके पिछले कुछ फैसलों को लेके उनको संदेह है। और दूसरी बात यह है कि जब से 2014 से लेकर अब तक देखिए अविश्वास की कमी दोनों में है, इसीलिए बहुत सारा अंतर विरोध भी है। सरकार किस मंशा से ला रही है और मुसलमान उसको किस मंशा से ले रहा है, ये एक बड़ा सवाल रहता है। वो अगर बेहतर के जैसे 3 तलाक का मामला था, मुसलमानों को लगा कि ये जो है सिर्फ मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए ला रही है, जबकि सरकार की मंशा क्या नहीं क्या, लेकिन अगर उसका वो देखा जाए तो मुस्लिम महिलाओं को एक जिस चीज़ों से वो अक्सर पीड़ित हो जाते थे उनसे निजात दिलाने का था, तो उसमें कमी भी आई। देखिए उसका इम्पैक्ट अब दिख रहा है कि 3 तलाक के बहुत सारे मामलात में कमी आई है। अब इसी तरह वक्फ पे है, वक्फ पे यह है कि सरकार की बहुत सारा ऐसा है कि तमाम ऐसी संपत्तियां हैं, अगर हम बात दिल्ली की भी करें या उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसको लेके बहुत सारे विवाद हैं और अभी भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में आज तक, बंगाल में सर्वे नहीं हुआ है कि वक्फ संपत्तियां कौन है कौन नहीं। उत्तर प्रदेश में 2022 में या 23 में सरकार जो है सर्वे के लिए बाकायदा एक वो लाई थी कि हम तमाम जो संपत्तियां, वीपी सिंह की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में संशोधन का कॉन्सेप्ट लाया गया कि तमाम जो वक्फ संपत्तियां हैं उसका सर्वे किया जाएगा और सर्वे करने के बजाय करके उसका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, उसको एक डिजिटल रूप दिया जाएगा ताकि ये पता रहे कौन सी वक्फ संपत्तियां हैं कौन सी नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अब सरकार जो है, जिन बातों का जिक्र मैं कर रहा था यहाँ से कि मुसलमानों को क्या दिक्कतें हैं, मुसलमानों को एक दिक्कत ये है कि उनके मामले में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यह है कि जो वक्फ संपत्तियां हैं इसमें इसके जो मालिक हैं, इसका जो फ़ायदा होना है, इसके सारी चीज़ कस्टोडियन है, वो सब मुसलमानों के हाथ में रहने। ऐसे में हिंदुओं का दखल क्यों हो रहा है? क्योंकि तमाम जो मुस्लिम हिंदू धर्म के चाहे वो मंदिर हों या मठ हों या उनके से जुड़े संस्थान हैं उसमें तो मुसलमानों को नहीं किया जाए। आज अखिलेश यादव ने इस बात को कहा, राम मंदिर को उदाहरण दिया ट्रस्ट का, कि उसमें तो किसी मुसलमान को नहीं रखा गया है। तो एक तो ये कि उनको लग रहा है कि संदेह हो रहा है कि अभी तक जो वक्फ बोर्ड में मेंबर होते थे उसमें जो मुस्लिम मेंबर होते थे वहीं उन्हीं को रखा जाता था या काउंसलर होते थे। इस बार यह है कि 2 मेंबर जो है वो हिंदू या गैर मुस्लिम समुदाय से होंगे, वो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकते हैं, जैन भी होते हैं, पारसी भी हो सकते हैं। तो एक तो बड़ी चीज़ ये है कि उसमें दूसरे धर्मों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है आज, क्योंकि उसके अभी तक फ़ायदे की बात जहाँ तक है वो उसका अभी तक जितने भी उससे उसकी आमदनी होती थी उसको जो खर्च किया जाता था वो मुस्लिम कम्युनिटी को खर्च किया जाता था। अब उनको लग रहा है कि सरकार जो है अभी मेंबर बना रही है, कल उसके फ़ायदे के भी बेनिफिट उठाने की कोशिश करेगी। एक दूसरी चीज़ यह है कि इसमें जो खास तौर से अभी पीयूष भाई कह रहे थे एसडीएम का दखल, एसडीएम के दखल बढ़ने से क्या है कि अभी तक वक्फ की जो संपत्तियां होती थी वो उसकी देख रेख सारी चीजें वक्फ का हस्तक्षेप, लेकिन अब राजस्व का होगा। डीएम का हस्तक्षेप का सीधा सीधा मामला राजस्व से जुड़ता है। अगर राजस्व होगा तो अब उसमें जो खास तौर से वक्फ बोर्ड के जो ताकत थी या वक्फ बोर्ड के जो मेंबर थे या मुतवल्ली थे, जो उसके प्रेसिडेंट थे, उनका दखल जो है बहुत कम हो जाएगा। और डीएम का जो पावर होता है, एक तो ब्यूरोक्रेट है, प्रशासन है, उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होंगी और डीएम प्रशासन से मिलना तमाम दिक्कतें होती हैं। एक वो लगता है कि
अगर डीएम हो जाएगा तो डीएम एक है वो बदल जाएगा फिर, तो वो बहुत सारी चीज़ें उनको लग रहा अंतर्विरोध की स्थिति बनी हुई है कि कहीं ना कहीं सरकार डीएम को डाल के जो मुस्लिम वक्फ संपत्तियां हैं उसको अपने कब्जे में लेने की एक कोशिश है, खासतौर से उन संपत्तियों को जिनको लेकर लंबे समय से विवाद है। अगर आप बात करें दिल्ली में आईटीओ के आसपास में बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिसपे वक्फ और डीडीए के बीच में विवाद चल रहा है और वो प्राइम जो है प्रॉपर्टीज हैं खासतौर से, तो उनको लेके इस तरह से बहुत सारे सीजो कॉम्प्लेक्स को लेके उदाहरण दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी संपत्तियां प्राइम लोकेशन की हैं, क्योंकि खासतौर से जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, ज़मीनों की कीमत बढ़ रही है, वैसे वक्फ की प्रॉपर्टी की भी बहुत अहमियत बढ़ती जा रही है खासतौर से ऐसे में। तो अब कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को लग रहा है कि सरकार जो है अब सीधे से नहीं जो है वो बैकडोर से वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप करके अपनी दखल को बढ़ाना चाहती है और तमाम वो संपत्तियां वक्फ की अपने कब्जे में लेना चाहती है। एक चीज, दूसरी चीज है सरकार की थोड़ा सा यहां पे सवाल होता है, जो 1954 का एक्ट है, जो सबसे पहले 55 का एक्ट है, जिसको सबसे पहले जो वक्फ एक्ट बना, जिसके तहत तमाम वक्फ संपत्तियों को आज़ादी के बाद 1923 के बाद जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद बना, उसमें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो नया प्रावधान लाया जा रहा उसमें लाने में कहीं ऐसा ना हो कि जो बहुत सारी संपत्तियां, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो है ज़मीन उन्मूलन कार्यक्रम जो आया, उसके बाद बहुत सारी जो तमाम लोगों ने अपनी ज़मीनें वक्फ कर दी थी, क्या उसको दोबारा उससे निकालने का कहीं दाव तो नहीं हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस समय ज़मीनें वक्फ की हैं। आप अगर जाएँ उत्तर प्रदेश में तो वक्फ की बहुत सारी संपत्ति, उत्तर प्रदेश में 2 लाख एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है वो वक्फ संपत्तियों की है। तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है वक्फ की उत्तर प्रदेश में है। और देश में अगर देखा जाए सौरभ भाई, तो रेलवे के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड के पास है जी। और हाँ, इसीलिए इसको लेकर इतने सवाल भी उठ रहे हैं संसद से लेकर सड़क तक। पीयूष जी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाह रहा था कि जो ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही थी कि अभी तक जो भी वक्फ से जुड़े मामले होते थे वो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाते थे, और अब इसमें डीएम का हस्तक्षेप बढ़ेगा, कोर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। और कोई जानकार मुझे बता रहे थे कि लाखों केस ऐसे हैं जो वक्फ से जुड़े हैं, वो अब कोर्ट्स के पास 65,000 इस समय ट्रिब्यूनल के पास वक्फ से जुड़े केस हैं, और जिसमें 350 केस तो खाली उत्तर प्रदेश में जी। तो ऐसे जो मामले हैं वो भी कोर्ट के पास चले जाएंगे, तो इसका क्या प्रोसेस होगा और क्या कोर्ट्स का भार इससे और बढ़ जाएगा? थोड़ा मैं समझना चाह रहा था आपसे। सौरभ, देखिए इसमें एक अहम बात ये है कि जो ट्रिब्यूनल की भूमिका है उसको लेकर जो शक्तियां थी अभी तक जो ट्रिब्यूनल के पास की उसी को डिसाइड करना है, और उसके बाद जो है ऊपरी कोर्ट पे, ट्रिब्यूनल के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में मैटर आता था। तो वहां पर आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रोसीजर था वो लेंदी नहीं था। लेकिन अब जो प्रोसीजर होगा, पहला तो इशू ये है कि जो सत्यापन किया जाएगा कलेक्टर की तरफ से, तो ऐसी स्थिति में जबकि ये बिल पास हो जाएगा तो इसके पूर्व की स्थिति में और इसके आगे की स्थिति में जब तक कलेक्टर की ओर से सत्यापन नहीं कर दिया जाता तब तक ये माना ही नहीं जाएगा कि जो भूमि है वो वक्फ की है या किसी और की है। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा इशू ये है कि जो लिमिटेशन एक्ट है अगर वो उसके दायरे में आता है तो ऐसी स्थिति में एडवर्स पोजीशन, यानी कि जैसे दिल्ली में तमाम मामले ऐसे चल रहे हैं जहां पर डीडीए दावा करता है कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, हमारी संपत्ति है, और दूसरी तरफ वक्फ भी दावा करता है कि हमारी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड दावा करता है। तो ऐसी स्थिति में जिसका कब्जा होगा वो मालिक हो जाएगा, क्योंकि 12 साल का उसमें लिमिटेशन है। 12 साल से ऊपर अगर किसी भी स्थान पर जिस संपत्ति पर एक बिल्कुल रजिस्टर्ड दावा नहीं है, डीड नहीं है जिस पर, तो ऐसी जमीन पर अगर किसी और का दावा है और वहां पर उसका कब्जा भी है तो ऐसी स्थिति में उसका हो जाएगा। तो ये एक तो नुकसान है। केसेस बढ़ने वाली बात रही तो जितने केसेस हैं उनसे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है जुडिशरी में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 4 करोड़ से ऊपर केसेस पूरे देश में लंबित हैं, निचली अदालतों में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर इतना भार अदालतें सह सकती हैं तो इसका भी भार सह सकती हैं। लेकिन मसला यहाँ पर पावर सेपरेशन का हो रहा है। पावर कैसे सेपरेट हो रही है? पावर ऐसे सेपरेट हो रही है कि जहां पर वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मिलकर के बनाते हैं, और उसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को उसमें सदस्य बना करके
डीएम को या कलेक्टर आप जिसको कहें, तो कलेक्टर को उसके सत्यापन का और बाकी ऑडिट का सारा इशू दे करके, तो सीधे तौर पर ये जो व्यवस्था 1955 में एक्ट के द्वारा लाई गई थी, वो तब ध्यान रखा गया था कि जो कम्युनिटी है वो अपने सामाजिक कार्यों के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने कम्युनिटी में जो उनके हाशिए पर लोग रह रहे हैं उनके उत्थान के लिए व्यवस्थाएं कर सके वक्फ के जरिए। लेकिन अब जब इसमें सरकारी हस्तक्षेप होगा और इसके जो मेंबरान हैं उनमें गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, केंद्रीय बोर्ड में गैर मुस्लिम सांसद होंगे, और यही नहीं, इसमें जो कम्युनिटी में थोड़ा सा सेपरेशन होता है तो उनके लिए अलग बोर्ड भी है जी। तो ऐसी स्थिति में ये सीधे तौर पर जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल बदल जाने की स्थिति में है, तभी इसका सीधे तौर पर विरोध किया जा रहा है। और ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरह की सरकार होगी स्टेट में या सेंटर में, उस तरीके से अधिकारी एक्ट करते हैं आमतौर पर। तो ये सबसे बड़ा विरोध है इस मामले में कि सरकारी अधिकारी को इसमें जो पावर दी जा रही है सत्यापन की, अब आप कहीं पर सत्यापन के लिए पहुँचें कि डीएम साहब ये सत्यापन कर दें हमारा, और ये हमारी 150 साल पुराना ये हमारे पास कागज़ है, और उसका अगर मान लीजिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ है ही नहीं, तो फिर उसके बाद वो डीएम आखिर उसका सत्यापन कैसे करेंगे? जबकि पहले ट्राइब्यूनल उसका केस डिसाइड कर चुका है और ऐसी स्थिति में उसे वक्फ संपत्ति अगर डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका जिक्र नहीं था, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं जो जाकर के बाद में बड़े हो सकते हैं। तो इसी में एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल पीयूष भाई जो कह रहे हैं, बोर्ड में जब दूसरे समय की कमी है, हाँ, धर्म के इसमें मेंबरान होंगे, खासतौर से इसमें एक और चीज़ है कि जो खासतौर से बहुत सारी वक्फ संपत्तियां हैं जिनको आज तक, जैसे हमने कहा ना, पश्चिम बंगाल में सर्वे नहीं हुआ, बिहार में भी सर्वे नहीं हुआ, ऐसे में अगर ये सर्वे की बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो वक्फ की तो हैं लेकिन आज तक सर्वे नहीं हुआ है, और उसमें बहुत सारी जगह कब्रिस्तान बन चुके हैं, कुछ जगह तो लोगों ने वो कर रखे हैं, उन पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। एक दूसरी बात है कि इसकी एक बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं, हम लोग अभी देख रहे हैं इसके उस तरफ पहलू को जो खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी में इतराज़ है, इसका यह है कि वक्फ संपत्तियों पे खासतौर से अगर देखा जाए तो जो अभी तक अतिक्रमण है या जिन लोगों के हाथ में है वो कौन लोग हैं, उसमें से 80% ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के ही, पहली बात। दूसरी बात, 10% से 12-15% जो अतिक्रमण है वो सरकार का है, और आधा करीब 5 से 7% का अतिक्रमण जो है वो गैर जो है दूसरे धर्म के लोगों का है। तो 85% में भी आप देखें जो मुस्लिमों का कब्जा है उसमें भी चंद लोग हैं, ऐसी करीब 200 लोग हैं पूरे देश में जिनके पास वक्फ संपत्तियों का पूरा अधिकार वो अपने कब्जा में लिए। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो लखनऊ में आप देखिए, उत्तर प्रदेश की हम उदाहरण के तौर पर बताएं, उत्तर प्रदेश में अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड की सबसे ज़्यादा संपत्ति है तो वो मुरादाबाद में है, और शिया कम्युनिटी की अगर सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्ति है तो लखनऊ में है, फिर उसके बाद जो है मुजफ्फरनगर में है। तो जो ये है उसमें आप देखें तो सबसे ज़्यादा शिया संपत्तियों पे मौलाना कल्बे जवाद का है, उत्तर प्रदेश में मौलाना अरशद मदनी का देवबंद में जो सहारनपुर में वक्फ संपत्तियाँ